हेलो बच्चों, कैसे हो। आज का हमारा टॉपिक है ग्रुपिंग ऑफ सेल्स। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा था सेल क्या होती है, सेल का इंटररेलेशंस क्या होता है, ईएमएफ क्या होता है, टर्मिनल पोटेंशियल क्या होता है, इनमें रिलेशंस क्या होते हैं और कैसे ग्राफ बन सकते हैं एंड सो ऑन। आज हम देखेंगे इन सेल्स को ज्वाइन कैसे करते हैं, इनको सीरीज पैरेलल में अरेंज कैसे करते हैं। हम इनको दो पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। पहला कर देते हैं आइडेंटिकल सेल, दूसरा कर देते हैं डिफरेंट सेल। ठीक है, आइडेंटिकल से समझना थोड़ा आसान हो जाता है। ठीक है, सबसे पहली बात आती है कि सेल को ज्वाइन करने से क्या होगा। सेल्स को अगर हम ज्वाइन कर देते हैं तो हमें ज्यादा पोटेंशियल डिफरेंस मिलता है। जैसे हमने देखा होगा टॉर्च आती है, 2 सेल 3 सेल लगाते हैं, बच्चों के टॉय होते हैं 4-4 सेल लगते हैं एक साथ। गैस गीजर होता है, उसके अंदर 2 मोटे वाले सेल लगते हैं, देखे होंगे ना। वो सेल का सीरीज कॉम्बिनेशन है। तो सीरीज कॉम्बिनेशन, पैरेलल कॉम्बिनेशन, कैसे क्या फायदे होते हैं हमें पता होना चाहिए। ठीक है, और आइडेंटिकल सेल होते हैं, बच्चे के जो टॉयज होते हैं 1.5 वोल्ट के सेल लगते हैं उसके अंदर। तो 2-3 टॉर्च में डालते हैं 2 या 3 सेल, तो वो सारे सीरीज में होते हैं। तो सीरीज में डालने से क्या हो जाता है तो वो देखते हैं। सबसे पहले सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ आइडेंटिकल सेल्स। समझ गए मेरी बात। तो सबसे पहली बात आती है सेल्स को सीरीज में कब कहेंगे। सेल्स आर इन सीरीज इफ नेगेटिव टर्मिनल ऑफ वन सेल इज कनेक्टेड टू पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ अदर। कैसे, ये एक सेल है, इसका नेगेटिव टर्मिनल दूसरी सेल के पॉजिटिव से, और दूसरे का नेगेटिव तीसरी के पॉजिटिव से, और तीसरी का नेगेटिव अगली के पॉजिटिव से। इसको बोलते हैं सेल्स इन सेम ऑर्डर और सीरीज कॉम्बिनेशन। सेल्स का सीरीज कॉम्बिनेशन क्या कहलाता है, इस टाइप से। ठीक है, अब सेल्स का रेजिस्टेंस भी होता है, वो भी लगा देंगे साथ साथ। तो सेल्स को सीरीज में कैसे मिल करते हैं, एक का नेगेटिव अगले का पॉजिटिव, एक का नेगेटिव अगले का पॉजिटिव। कहने का मतलब सेल्स को अपोजिट पोलैरिटी के साथ कनेक्ट करना होता है। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। चलो देखते हैं सेल्स जब सीरीज में कनेक्ट होती हैं तो क्या होता है। देखिए सीरीज की बात कर रहे हैं। मान लीजिए मेरे पास एक सेल, इसका इंटरनल EMF E इंटरनल R, another cell EMF E internal R, another cell EMF E and internal R and so on। मान लीजिए nth सेल और इसका इंटरनल R, और इसको मैंने किसी एक्सटर्नल रजिस्टर से कनेक्ट कर दिया। मेरी बात समझ रहे हो। तो सभी सेल सीरीज में हैं। आप लोगों को पता है सीरीज में क्या सेम होता है। जैसे रजिस्टर पढ़े थे हमने, रजिस्टर में सीरीज में करंट सेम था और पोटेंशियल सीरीज में ऐड होता था। तो सेल का ईएमएफ क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस ही तो होता है। ये भी सीरीज में क्या होगा, ऐड। तो अगर कोई आपसे पूछे कि भाई टोटल पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, टोटल पोटेंशियल डिफरेंस, तो टोटल पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, E + E, 2E, 3E, 4E, 5E एंड सो ऑन। n सेल है तो n ही हो जाएगा। अगर 5 होती तो 5E, 10 होती तो 10E, n है तो n ही। ठीक है, टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस। देखो टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होगा, रेजिस्टेंस सीरीज में क्या होते हैं, ऐड। रेजिस्टेंस जो होते हैं वो सीरीज में क्या होते हैं, ऐड। तो रेजिस्टेंस सीरीज में R + R, 2R, 3R, 4R एंड सो ऑन, NR। एक और लगा हुआ उसको भी देखेंगे। अगर मैं बोलूं टोटल रेजिस्टेंस क्या होगा, तो बेटा टोटल रेजिस्टेंस क्या होगा, R + NR। बात समझ में आ गई होगी, क्योंकि टोटल NR तो इसका हो गया, कैपिटल R एक्सटर्नल है। ठीक है, अगर मैं आपसे पूछूं भाई करंट इन सर्किट बताओ क्या होगा, तो सर्किट में करंट कितना होगा, पॉजिटिव की तरफ से निकलेगा करंट, ऐसे कितना करंट फ्लो कर रहा है। तो करंट का फॉर्मूला है टोटल ईएमएफ बोल दूंगा मैं, और टोटल रेजिस्टेंस। भाई टोटल पोटेंशियल डिफरेंस बटे टोटल रेजिस्टेंस, ये तो होता है। तो ये हो गया NE, ये हो गया R + NR। इतना मेरे पास फॉर्मूला आ गया।
जस्ट मैं समझाना चाह रहा हूँ, एक टॉर्च जो पहले आती थी, आजकल तो एलईडी आ गई, 3 या 4 बैटरी डलती थी उसके अंदर, काफी लाइट आती थी, तो वो सीरीज में जोड़ी हमने, क्या हुआ, करंट मैक्सिमम होगी, जितना ज्यादा करंट होगा उतना ही बल्ब की ब्राइटनेस ज्यादा होगी, तो ये आ गया। अब मैं चाहता हूं एक्सटर्नल जो रजिस्टर है ये कितना लगाया जाए, ये इंटरनल के इक्विवेलेंट हो, इंटरनल से बहुत ज्यादा हो या इंटरनल से बहुत कम हो, ताकि हमें करंट ज्यादा मिले। देखते हैं, इफ दिस आर इज मच ग्रेटर देन एन आर, अगर इस एक्सटर्नल रजिस्टर की वैल्यू इंटरनल से बहुत ज्यादा हो तो क्या होगा, अगर एक्सटर्नल बहुत ज्यादा है इंटरनल से तो इंटरनल को नेगलेक्ट कर देंगे, एन ई डिवाइड बाई आर, और दिस इज आई इक्वल टू एन ई बाई आर, आई इक्वल टू एन ई बाई आर। बात समझ में आई? ई बाई आर क्या है, ई बाई आर है करंट ड्यू टू ए सिंगल सेल। याद है करंट का फॉर्मूला सिंगल सेल के लिए क्या होता था, ई अपॉन आर प्लस आर। अरे याद आ रहा है कुछ? ये इसका रेजिस्टेंस, और अगर मैं कहूं इंटरनल रेजिस्टेंस नेग्लिजिबल है, ई बाई आर आ गया, तो एक सेल का करंट क्या हुआ, ई बाई आर, एन सेल का करंट आ गया। भाई मैं मार्केट से सेल परचेज करके लाया, एक सेल 15 रुपए का आया, मैं लाया 4, 60 रुपए मैंने यूज किए और करंट मिल रहा है एक सेल का, तो 3 सेल का लाने का कोई फायदा हुआ नहीं हुआ ना। इसलिए सभी का करंट कब आएगा, जब एक्सटर्नल रेजिस्टेंस इंटरनल से काफी ज्यादा हो। बात समझ में आ गई? ठीक है, अगर मैं यूज करूं इफ, ये करेक्ट है, इसको बोलते हैं मीनिंगफुल केस, मीनिंगफुल केस। सेकेंड, इफ आर इज मच लेस देन एन आर, आर बहुत छोटा है तो क्या होगा, आई इक्वल टू एन ई, आर छोटा है, आर को नेगलेक्ट कर दो, एन से एन कट गया, ई बाई आर, तो बेटा आई इक्वल टू क्या आ गया, ई बाई आर। दिस इज करंट ड्यू टू अ सिंगल सेल। मेरी बात समझ में आ रही है? एक सिंगल सेल का करंट आ रहा है, क्यों, वही बात, सेल ऐसे था, ये था, ये था, ये था, आई इक्वल टू ई अपॉन में आर प्लस आर। अगर स्मॉल आर ज्यादा है तो इसको छोड़ दो, सिंगल सेल का करंट आ गया मेरे पास, तो सेल आया 4, करंट आया 1 का, तो ये तो कोई बात नहीं हुई, दिस इज मीनिंगलेस। मेरी बात समझ में आ रही है? तो मीनिंगलेस केस हो जाएगा अगर एक्सटर्नल रेजिस्टेंस काफी कम हो। तो सीरीज कॉम्बिनेशन सेल का क्या होता है, ये होता है, करंट का फॉर्मूला ये होता है, और सभी सेल का करंट अगर लेना हो तो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस ज्यादा होना चाहिए। तब समझ में आ गया कि रेडियो जो होता है, टीवी जो होता है, टॉर्च जो होता है, उनमें अगर जहां भी सेल डलते हैं वहां जो रेजिस्टेंस लगाया जाता है एक साथ में, उसकी वैल्यू इंटरनल से ज्यादा होनी चाहिए, और वो ज्यादा होती है, नहीं तो कोई फायदा नहीं होगा, एक सिंगल सेल का करंट मुझे मिलेगा। ठीक है भाई, इतनी बात समझ में आ गई। तो सीरीज कॉम्बिनेशन क्या होता है, ऐसा होता है। आइडेंटिकल सेल के लिए सीरीज कॉम्बिनेशन में करंट सेम रहता है और ईएमएफ डिफरेंट होता है और ऐड होता है। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। इसमें देखिए, मान लो आपके पास एक क्वेश्चन आ जाए, एक सेल 2 सेल ले लिया, 2 वोल्ट 2 वोल्ट। इंटरनल रेजिस्टेंस को कई बार ऐसे आ जाता है बुक में, साथ साथ एक ही बात है, 2 सेल दोनों का इंटरनल ये ले लिया, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस मैंने लगा दिया और 4 ओम 6 ओम 8 ओम, इस टाइप से। फाइंड करंट इन सर्किट। मान लो ये क्वेश्चन आ जाए, तो इस क्वेश्चन में क्या करना है आप लोगों को, सबसे पहले आप ये देखो, 1 सेल 2 सेल, 2 वोल्ट 2 वोल्ट, 0.5 ओम 0.5 ओम। आगे बात समझ में? इसका नेट कितना आया, 6 और 4 सीरीज में कितना हो गया, 10। 10 के साथ 8 पैरेलल में, पैरेलल में कैसे होता है, 10 × 8 बटे में 18। मेरी बात समझ में आ रही है? ये कितना हो गया, 40/9। आई थिंक बात समझ में आ रही है? 10 और 8 पैरेलल में मल्टीप्लाई डिवाइड बाई सम, 40/9। तो ये रेजिस्टेंस कितना हो गया मेरे पास, 40/9 ओम। ठीक है, ठीक है भाई, इतनी बात समझ में आ गई। अब करंट का फॉर्मूला क्या होगा, टोटल ईएमएफ क्या होता था, एन ई, एन की जगह कितनी सेल है, 1 2, और ई कितना है, 1 का 2, डिवाइड बाई बटे टोटल रेजिस्टेंस, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस
डिवाइड बाई इंटरनल का सम, दिस प्लस दिस कितना हो गया 1, 0.5 0.5 1, तो ये हो गया 4 डिवाइड बाई 40 प्लस 9/9, ये 9 ऊपर, 36 डिवाइड बाई 49, 36 डिवाइड बाई 49, तो ये आ जाएगा 7 पे कर लो इसको, 7 5 जा 35, 1 7 7 जा, और इसको अगर और सिंप्लीफाई करें तो 0.7 एम्पियर, इतना मेरे पास करंट आ जाएगा। बात समझ में आ गई आप लोगों को? तो जस्ट सेल दो ही है, 5 और नीचे का रेजिस्टेंस हमें पता है कैसे सोल्व करना है, करंट आ जाएगा। ठीक है ना, हमें इवन फॉर्मूला भी याद करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, कोई जरूरत नहीं है इसकी, जस्ट पता होना चाहिए टोटल ईएमएफ बटे में टोटल रेजिस्टेंस, सभी सेल का जोड़ना पड़ेगा, इसका जोड़ना पड़ेगा टोटल ईएमएफ। ठीक है, कोई परेशानी वाली बात नहीं है। ये था एक सिंपल सा क्वेश्चन। थोड़ा सा चलो इसमें टेढ़ा कर देते हैं एक सवाल, थोड़ा सा इसके अंदर एक क्वेश्चन को हम टेढ़ा कर लेते हैं, तो देखिए क्या होगा। सपोज करो मेरे पास 2 सेल हैं, ठीक है, एक सेल है E1 और एक सेल है E2, इंटरनल रेजिस्टेंस R1, इसका रेजिस्टेंस R2, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस लगा दिया मैंने R, और ये आपको गिवन है R1 ग्रेटर देन R2, ये गिवन है। क्वेश्चन आ जाए फाइंड वैल्यू ऑफ R सच दैट पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस वन ऑफ सेल इज 0। ठीक है, ऑल्सो फाइंड दैट सेल। एक तो ये बताओ इन दोनों में से किसी एक सेल के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस 0 होगा तो इस R की वैल्यू क्या होगी, दूसरा किस सेल के अक्रॉस 0 होगा। ठीक है, सबसे पहली बात ये देखो दोनों सेल क्या हो रही है, चार्ज या डिस्चार्ज, कोई बड़ी बैटरी तो है नहीं, तो इन दोनों के अक्रॉस डिस्चार्जिंग हो रही है। ठीक है, डिस्चार्जिंग हो रही है तो मैं क्या यूज कर सकता हूं, सिंस V इक्वल टू E माइनस IR कर सकता हूं ना। तो पहली सेल का पोटेंशियल डिफरेंस V1, सेल का EMF E1 इंटरनल ये, ऑल्सो सेकंड के लिए V2 इक्वल टू E2 माइनस IR2, तो सीरीज में करंट क्या रहेगा, सेम, दोनों सेल सीरीज में है, करंट क्या रहेगा सेम। और बेटर रहेगा एक काम करते हैं, और बेटर रहेगा एक काम करते हैं, दोनों सेल का EMF सेम ले लेते हैं, क्योंकि हम आइडेंटिकल सेल पढ़ रहे हैं ना, दोनों सेल का EMF सेम कर देते हैं। आइडेंटिकल सेल है, इंटरनल रेजिस्टेंस दोनों का डिफरेंट है। ठीक है भाई, EMF दोनों का सेम। अब जरा ये देखो R1 ज्यादा है, ये में K1 है, ये ज्यादा होगा तो ये टर्म ज्यादा होगी, तो ये ज्यादा है तो V1 कम होगा, तो मैं लिख सकता हूँ V1 लेस देन V2। तो पोटेंशियल डिफरेंस जो होगा वो इसका कम होगा और इसका ज्यादा होगा, और जिसका पोटेंशियल डिफरेंस कम होगा वो पहले 0 होगा। भाई 0 करने का मतलब पोटेंशियल डिफरेंस डिक्रीज हो रहा है, तो डिक्रीज होता 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 पहले किसका 0 होगा, इसका कम होगा। मेरी बात समझ रहे हो, तो V1 कम है तो इसका पहले 0 होगा, V1 विल बी 0, V1 विल बी 0। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। अब क्या करें, अब क्या करें ना, इसका पोटेंशियल डिफरेंस 0 करना पड़ेगा, तो क्या करें, I निकालते हैं। करंट इन सर्किट क्या होगा, टोटल EMF बटे में टोटल रेजिस्टेंस। क्या ये बात समझ में आई, टोटल EMF E प्लस E बटे में टोटल रेजिस्टेंस। ठीक है, नाउ फॉर V1 या फॉर फर्स्ट सेल कर दें, फर्स्ट सेल के लिए क्या होगा, ये होगा, तो V1 क्या दे रखा है 0, E माइनस I क्या है 2E डिवाइड बाई R प्लस में R1 प्लस R2, इंटू में क्या है बेटा R1। बात समझ में आ गई, इस टर्म को उठा के इधर ले आओ, 2E R1 बटे में R प्लस R1 प्लस R2 इक्वल टू E से E कैंसिल। इतनी बात समझ में आ गई। इतनी बात अगर समझ में आ गई तो ये बचेगा 2R1 और ये उधर जाके R प्लस R1 प्लस R2। ठीक है, यहां से R, ये R1 जब इधर आएगा तो 2R1 माइनस R1 और ये माइनस R2, तो बेटा मेरे पास R क्या बचेगा, R1 माइनस R2। तो मेरे पास R का फॉर्मूला हो गया R1 माइनस R2। मेरी बात समझ में आ रही है आप लोगों को,
कैलकुलेशन चेक कर लेना, मेरे ख्याल से ठीक है। तो R1 माइनस R2 एक्सटर्नल रेजिस्टेंस की वैल्यू होनी चाहिए, क्योंकि बड़ा रेजिस्टेंस यही था, और जिसका इंटरनल रेजिस्टेंस ज्यादा होगा उसका पोटेंशियल डिफरेंस कम होगा, तो उसी का पोटेंशियल डिफरेंस पहले जीरो होगा। तो मेरे ख्याल समझ में आ गया। ये सवाल थोड़ा सा टिपिकल हो जाता है, ये क्वेश्चन थोड़ा सा टिपिकल हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे इंटरनल चेंज कर दिया और ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं हमारे नीट वगैरह में, एम्स में, सॉरी मेंस में, एम्स में आ जाते हैं क्वेश्चन ऐसे। ठीक है, बेसिक फंडा क्या है वो ध्यान रखना है बस। करंट निकालो, पोटेंशियल जीरो, जीरो कर दो उसको। ठीक है, तो सीरीज कॉम्बिनेशन क्या होता है, कोई दिक्कत नहीं, सेल सीरीज में होती है तो करंट मैक्सिमम चाहिए। करंट मैक्सिमम कब होगा, जब एक्सटर्नल रेजिस्टेंस ज्यादा होना चाहिए, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस ज्यादा होना चाहिए, और नीचे ज्यादा करेंगे तो रेजिस्टेंस कुछ जोड़ घटा करके दे देंगे आपको। ठीक है, अगली टाइप आती है पैरेलल कॉम्बिनेशन। पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ आइडेंटिकल सेल्स। तो बेटा पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या होगा, मान लीजिए एक सेल, दो सेल है जी, और इस तरह से लेके चलते हैं। इस टाइप से एंड सो ऑन अप टू m सेल्स लेके चलते हैं। कितनी लेके चलते हैं, m सेल्स। कितनी सेल, m, सभी का EMF E, और बेटा इंटरनल R, और ये एंड सो ऑन। तो सभी सेल का EMF E, इंटरनल रेजिस्टेंस R। मेरी बात समझ में आ गई आप लोगों को, इस टाइप से। कितनी सेल ले ली हमने, M, और एक्सटर्नली एक रेजिस्टेंस लगा दिया इस टाइप से R। एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस क्या लगा दिया मैंने, R। तो ये रेजिस्टेंस सबके साथ जुड़ा हुआ है, सॉरी कनेक्ट नहीं किया इसको, यहां से कनेक्ट कर देंगे, इसको यहां से कर देंगे, ये एंड सो ऑन चलता जाएगा। ठीक है, अगर सेल पैरेलल में है तो पैरेलल में क्या चीज डिवाइड होती है, करंट, और पोटेंशियल क्या होगा, सेम। जैसे यहां से करंट I1, यहां से करंट I2 सब जुड़ेंगे यहाँ पे। तो कोई आपसे पूछे भाई टोटल EMF क्या होगा, पैरेलल में पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, सेम। तो EMF क्या रहेगा, E, क्योंकि सभी सेल का एक एक टर्मिनल रेजिस्टेंस से डायरेक्ट जुड़ा हुआ है। तो टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस, टोटल इंटरनल सभी सेल पैरेलल में है, तो R इक्विवेलेंट कैसे आएगा, रेसिप्रोकल 1/R, 1/R एंड सो ऑन, 1/R। कितने टाइम्स, M टाइम्स। समझ गए। तो अगर दो होती है तो 1 + 1 2, M है तो क्या हो जाएगा, M/R। नहीं आई बात समझ में। अगर दो सेल होती 1/R, 1/R, 2/R, अगर तीन होती 1/R, 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 3/R, अगर 5 है तो 5/R, N है तो N/R, M है तो M/R। ठीक है, टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस क्या आ गया, R इक्विवेलेंट R/M। टोटल रेजिस्टेंस क्या आ गया बेटा, टोटल रेजिस्टेंस मेरे पास आ गया R + R/M। बात समझ में आ गई। अब मैं कहूं कि करंट बताओ, टोटल करंट इन सर्किट सबकी वजह से जो आएगा वो ऐसे। तो टोटल करंट क्या आ गया, टोटल EMF तो एक ही है, टोटल रेजिस्टेंस। एलसीएम अगर मैं लेता हूं तो MR + R बटे में M ऊपर आ जाएगा। तो करंट का फॉर्मूला मेरे पास आ गया ME, M की जगह N आ सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, MR + R। तो सोचने वाली बात ये है, पीछे वाले क्वेश्चन में आया था NR बटे में R + NR। पीछे वाले क्वेश्चन में आया था NE बटे में R + NE। तो कैपिटल R सिंगल था, स्मॉल n R के साथ आया था, इस बार M कैपिटल R के साथ आ रहा है। तो फॉर्मूला याद करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, टोटल EMF बाई टोटल रेजिस्टेंस। सिर्फ ये समझाने के लिए मैं जस्ट आपको बता रहा हूं। ठीक है भाई, अगर आपके पास ये आ जाए, मान लो जैसे हम यहाँ करंट की बात करें, कैपिटल R मच ग्रेटर देन स्मॉल r या NR, कैपिटल R स्मॉल r से मान लेते ज्यादा है, तो क्या होगा I = ME। कैपिटल R ज्यादा है स्मॉल r से, छोड़ दो, M से M कैंसिल, E/R। दिस इज
करंट ड्यू टू अ सिंगल सेल, एक सिंगल सेल का करंट मिला, मीनिंगलेस। मेरी बात समझ आ रही है? मीनिंगलेस केस हो गया। तो भाई मुझे सबका करंट चाहिए, एन सेल ली बजाय मार्केट से एम सेल परचेज की, एक का मिल रहा है, ठीक है। अगर मैं मानो इफ आर मच लेस देन आर, तो देखो एम ई कैपिटल आर बहुत छोटा है, तो इसको छोड़ दो, इसको ले लो, तो दिस इज एम ई बाई आर। और ई बाई आर बताया था करंट ड्यू टू सिंगल सेल, इसका मतलब सभी सेल का करंट मिल रहा है, तो मीनिंगफुल। मेरी बात समझ में आ रही है? तो सीरीज कॉम्बिनेशन के अंदर आपको टोटल करंट कब मिलेगा सभी सेल का, जब कैपिटल आर ज्यादा हो, और पैरेलल कॉम्बिनेशन में टोटल कब मिलेगा, जब कैपिटल आर छोटा हो, कैपिटल आर छोटा हो। मीनिंग फुल केस कौन सा है, ये समझ गए ना? तो आर छोटा होना चाहिए। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन, सीरीज कॉम्बिनेशन में करंट कैसे डिसाइड करना है, बेसिक बेसिक बातें थी, आपको पता होनी चाहिए। सिंपल सिंपल क्वेश्चन बन जाते हैं इसके ऊपर, ठीक है भाई। इतनी बात मुझे समझ में आ गई कि सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन क्या होते हैं। बेसिक बातें थी इंट्रोडक्शन की, इतनी आपको समझ में आ गई। अब पैरेलल कॉम्बिनेशन में मान लो एक सिंपल सी इलस्ट्रेशन लें हम, ये सेल ले ली 5 वोल्ट की, इंटरनल ले लिया 2 ओम का। इसी टाइप से एक सेल और ले ली हमने 5 वोल्ट की, सीरीज कॉम्बिनेशन पैरेलल कॉम्बिनेशन है, और ये भी 2 ओम का ले लिया, और मैंने इसके साथ एक रेजिस्टेंस लगाया इस टाइप से। ये लिया 4 ओम, ये लिया 6 ओम, ये लिया 10 ओम, और ये लिया 5 ओम। तो बताओ भाई करंट क्या होगा, फाइंड आई। तो इसमें क्या करें, सबसे पहले आप देखो 10, 6 और 4 10, 10 और 10 पैरेलल में होंगे, कितना हो जाएगा 5। क्वेश्चन नोट कर लेंगे आप, देख के सेकंड स्टेप में यही कर देता हूं ये। अब 5 5 दोनों सीरीज में कितना हो गया 10, तो 10 ओम का रेजिस्टेंस हो गया। सिंपल करंट रेजिस्टर को सिंपलीफाई करना था, वो आपने कर लिया। अब करंट का फॉर्मूला क्या है पैरेलल में, पैरेलल में क्या कहते हैं टोटल ईएमएफ, ईएमएफ तो सेम रहता है, कितना है 5, समझ गए। टोटल रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस क्या है 2, ये कितना है 2, तो 1 बाई आर इक्वलेंट क्या आएगा, पैरेलल में रेजिस्टेंस उल्टा करके ऐड होते हैं 1, तो आर इक्वलेंट कितना आ गया 1। तो ये क्या हो गया एक्सटर्नल प्लस में टोटल इंटरनल 5/11। बात समझ में आ गई। और अगर आप चाहें तो फॉर्मूला भी याद कर सकते हैं, अगर आप चाहें तो फॉर्मूला याद कर सकते हैं यूजिंग फॉर्मूला। फॉर्मूला क्या कहता है, आई इक्वल टू एम ई बटे में एम आर प्लस में आर, ठीक है ना। एम कितना है 2 सेल, ई कितना है 5, एम कितना है 2, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कितना आया 10, आर कितना है 2। मेरी बात समझ में आ रही है। तो ये हो गया 10 बटे 22, 5 बटे 11, सेम आया ना। लेकिन फॉर्मूला याद करना पड़ेगा, और सिंपल करेंगे तो फॉर्मूला याद नहीं करना पड़ेगा, डायरेक्ट टोटल ईएमएफ टोटल रेजिस्टेंस। पैरेलल में ईएमएफ एक ही सेल का लेना होता है, बस ये आपको पता है, पैरेलल में पोटेंशियल डिफरेंस सेम होता है, ठीक है भाई। इतनी बात मुझे समझ में आ गई। आइडेंटिकल सेल का सीरीज कॉम्बिनेशन हो गया, पैरेलल कॉम्बिनेशन हो गया, बहुत अच्छे, सिंपल था, समझ में आ गया। सबसे इंपॉर्टेंट आइडेंटिकल सेल में आता है मिक्स ग्रुपिंग। क्या था बेटा, मिक्स ग्रुपिंग। देखिए मिक्स्ड ग्रुपिंग ऑफ सेल्स, कैसी, आइडेंटिकल, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चंस आ जाते हैं इसके ऊपर। सपोज कीजिए मेरे पास एम रोज है, क्या है एम रोज, एन सेल्स इन 1 रो, एक रो में एन सेल है और एम रो है। कैसे बनाऊं, एक ये इसका इंटरनल हो गया, 2 ये इसका इंटरनल हो गया, 3 इंटरनल हो गया, एंड सो ऑन nth हो गया। इसी टाइप से मैं इसको ऐसे कर देता हूं, ठीक है। एक
ऐसे करके बना देंगे हम। हो गया। इसी टाइप से हम यूं चलते जाएंगे और लास्ट में ऐसे कनेक्ट कर देंगे। ई आर ई आर ई आर और एम रोज। हो गया। अब हमारे पास बहुत सारी सेल है। टोटल नंबर ऑफ सेल्स कितनी होगी? सबसे पहली बात आती है टोटल नंबर ऑफ सेल्स। एक रो में कितनी सेल? n। कितनी रो? m। टोटल सेल क्या होगी? m इंटू n। भाई एक लाइन में 5 आदमी बैठे हैं, 20 लाइन है, कितने हो गए? 100। 20 गुणा 5, तो नंबर ऑफ सेल्स कितनी हो गई? m इंटू n। पहली बात तो ये, ठीक है। मेथड वही है, करंट निकालना है। तो टोटल ईएमएफ, एक रो में कितनी सेल है? n। कितना हो गया? n ही। और सभी पैरेलल में क्या होता है? सेम। पैरेलल में तो पोटेंशियल सेम होता है, तो एक कर लेना है। टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस, तो टोटल इंटरनल कैसे निकलेगा? ये देखो, हम लिखते हैं आर आर एंड सो ऑन, आर आर आर। तो एक रो में कितनी सेल है? n। n का कितना हो गया रेजिस्टेंस? nr। nr nr nr, तो 1/r इक्विवेलेंट क्या लिखूंगा मैं? 1/nr प्लस में 1/nr एंड सो ऑन m टाइम्स। मेरी बात समझ रहे हैं? तो 1/r इक्विवेलेंट कितना हो गया? m अपॉन में nr। r इक्विवेलेंट क्या हो गया? nr/m। इतनी बात समझ में आ गई, ठीक है। इस कॉम्बिनेशन के साथ एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस और लगा देते हैं। इस कॉम्बिनेशन के साथ हमने एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस और लगा दिया। एक्सटर्नल और लगा दिया तो भाई टोटल रेजिस्टेंस क्या हो गया? टोटल रेजिस्टेंस की बात करें तो ये हो गया R प्लस में NR/M। मेरे ख्याल से बात समझ में आ गई। NR/M तो सारी इंटरनल रेजिस्टेंस, एक्सटर्नल का और जोड़ दो तो टोटल रेजिस्टेंस हो गया R प्लस NR/M। तो मिक्स ग्रुपिंग का मतलब कुछ सेल्स रो में होंगी और कुछ कॉलम में होंगी। कॉलम का मतलब ये तो रो होती है, एक रो में कितनी सेल्स? ये कॉलम होते हैं। समझ रहे मेरी बात? तो मिक्स ग्रुपिंग के अंदर नंबर ऑफ सेल्स सीरीज पैरेलल में पता लग गई, ठीक है भाई। इसके बाद अगर मैं बात करूं भाई करंट बताओ, तो करंट की बात करें तो I कितना हो गया? I हो गया टोटल ईएमएफ N, क्योंकि एक रो का लेना है, डिवाइड बाय टोटल रेजिस्टेंस R प्लस NR/M। इतनी बात समझ में आ गई। एलसीएम लेता हूं तो NE बटे में M ऊपर आ जाएगा, MR प्लस NR। ये M कहां चला जाएगा? ऊपर, NME, ठीक है। अब बात आती है कि ये फॉर्मूला एलसीएम लेके आ गए, इसमें मुझे कोई परेशानी नहीं है, ठीक है। अब क्वेश्चन आता है I इज मैक्स, I मैक्सिमम होगा कब? व्हेन MR प्लस NR इज मिनिमम। ये मिनिमम कब होगा? देखो MR प्लस NR मैं क्या लिखूं? MR का रूट करके स्क्वायर कर दूं, यही आ जाएगा, प्लस NR का रूट करके स्क्वायर कर दूं, यही आ जाएगा। अब एक काम करता हूं, -2 रूट MR NR प्लस में 2 रूट MR NR, मतलब इस टर्म से सब्ट्रैक्ट, इससे ऐड, बात तो यही कट के यही आ जाएगा। मैं एक कंप्लीट स्क्वायर बनाना चाहता हूं, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, इसका मतलब रूट MR माइनस रूट NR का होल स्क्वायर हो गया ये, प्लस में 2MR NR। ये बात समझ में आ रही है आपको? तो MR प्लस NR को मैं ये लिख सकता हूं, लिखना पड़ेगा क्योंकि मुझे इसकी मिनिमम वैल्यू चाहिए। मिनिमम कब आएगी? उसके लिए कुछ कंडीशन चाहिए। तो देखो इस टर्म को मैं जीरो नहीं कर सकता, क्योंकि इसको जीरो करने का मतलब यहाँ रो खत्म हो जाएगी, रेजिस्टेंस खत्म हो जाएगा, कुछ भी हम कुछ भी खत्म नहीं करना चाहते। तो इस टर्म को जीरो कर सकते हैं, इस टर्म को जीरो कर सकते हैं। तो देखो ये हो चुका मेरे पास। यहां से अगर देखें MR प्लस NR इज मिनिमम व्हेन
क्या, दिस टर्म इज जीरो, रूट एम आर का स्केयर माइनस रूट एन आर का होल स्केयर इक्वल टू जीरो। सॉरी, कंप्लीट का स्केयर, इसका कंप्लीट का स्केयर क्या हो गया, जीरो। रूट एम आर माइनस रूट एन आर का होल स्केयर जीरो, तो रूट एम आर माइनस रूट एन आर जीरो, स्केयर हट जाएगा, और रूट एम आर उधर जाके रूट एन आर, दोनों साइड स्केयरिंग करेंगे तो रूट हट जाएगा। एम आर इक्वल टू एन आर इक्वल टू एन आर बाई एम। इसका मतलब क्या हुआ, आई इज मैक्सिमम व्हेन टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस इज इक्वल टू एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। मेरी बात समझ में आ गई। मिक्स ग्रुपिंग के अंदर अगर टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस एक्सटर्नल के बराबर है तो करंट क्या होगा, मैक्सिमम। ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखने वाली। आई थिंक बात समझ में आ गई। टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस अगर एक्सटर्नल के इक्वल है, टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस अगर एक्सटर्नल के इक्वल है तो करंट सर्किट में मैक्सिमम होगा मिक्स ग्रुपिंग के अंदर। तो इसके ऊपर क्वेश्चन बन जाते हैं हमारे पास। एक क्वेश्चन मैं इलस्ट्रेशन के लिए दे रहा हूं, मेरे ख्याल से बात समझ में आ गई कि वही टोटल ईएमएफ निकालो, टोटल इंटरनल निकालो, टोटल एक्सटर्नल निकालो और आई निकाल लो। ठीक है, बात समझ में आ गई। ये कंसेप्ट समझ में आ गया। इसको ऐसे लिख सकते हैं, इसको कंप्लीट स्केयर बनाने के लिए मैंने ऐसे कर दिया और सॉल्व कर दिया। ठीक है, इसके बाद अगर बात करें कि भाई इसके ऊपर क्वेश्चंस कैसे आएंगे, तो देखो एक ही क्वेश्चन करवाऊंगा मैं, एक से आपको बहुत सारा समझ में आ जाएगा क्योंकि वो 100 के बराबर होगा। टोटल 36 सेल्स आर गिवन। ठीक है भाई, ईच ऑफ 1.5 वोल्ट एंड 0.5 ओम इंटरनल रेजिस्टेंस, ये भी ठीक है। An external resistance of 2 ohm is connected with them. ठीक है, ओके। फाइंड current in circuit and number of cells in each row and number of rows। मेरी बात समझ में आ गई। एक सेल में कितनी रो होंगी और नंबर ऑफ सेल्स कितनी होंगी, ये बातें हमें निकालनी है। टोटल सेल कितनी की है, 36। तो सबसे पहली बात टोटल नंबर ऑफ सेल्स को मैं क्या लिख सकता हूँ, बताया था मैंने, mn इक्वल टू 36। ठीक है भाई, बात समझ में आ गई। एक सेल का ईएमएफ कितना दे रखा है, 1.5, इंटरनल कितना दे रखा है, 0.5, एक्सटर्नल कितना दे रखा है, 2। ये सब बातें गिवन है। ठीक है, एक तो इक्वेशन ये बन जाएगी। अगर हम सॉल्व करते हैं जो जो चीजें गिवन है वो लिख लेंगे। एक तो आपको नंबर ऑफ सेल्स जो टोटल है वो लिखनी है। इस साइड में आपको लिखना है कंडीशन फॉर मैक्सिमम करंट, आर इक्वल टू एन आर बाई एम, ये आपको पता होना चाहिए। कैपिटल आर कितना है, 2, एन निकालना है, एम बी निकालना है, आर कितना है, 0.5। ठीक है, एन बाई एम, 0.5 का मतलब 1/2, 2 क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो एन, 2 2 4, एम इधर आ जाएगा तो एन की वैल्यू कितनी आ गई, 4m। तो पहली इक्वेशन ये आई, सेकंड एन और एम में रिलेशन आ जाएगा इस फॉर्मूले से। समझ में आ गई बात। इसको पुट करो तो एम एन, एन क्या है, 4m, ये कितना है, 36, m इंटू एम, एम स्केयर, 4 9 जा 36 हो गया। m का करेंगे तो प्लस माइनस 3, m माइनस का 3 तो हो नहीं सकता रोज, तो m इक्वल टू 3। तो मेरे पास कितनी रो आ गई, 3 रो 3। ठीक है, फर्स्ट में वैल्यू पुट करो या इसमें सेकंड में करो, सेकंड में कर देते हैं। सेकंड में करेंगे तो 4m, m कितना है, 3, n कितना आ गया, 12, 12 सेल्स इन ईच रो। तो नंबर ऑफ रो कितनी आ गई, 3, और एक रो में कितनी सेल आ गई, 12। ये तो मेरे पास बन गया सर्किट अरेंजमेंट, ये तो मेरे पास बन गया अरेंजमेंट की अरेंजमेंट कैसा होगा। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। इसके बाद हम क्वेश्चन करें कि भाई करंट बताओ, तो करंट के लिए क्या करें, करंट अगर निकालना हो तो क्या फॉर्मूला था, एम एन ई, याद है, एम एन ई, आर प्लस में एन आर बाई एम।
मेरी बात समझ में आ रही है? एम एन ई आर प्लस एन आर बाई एम। अब क्या करें, करंट अगर मैक्सिमम चाहिए तो ये इसके बराबर कर दो आई मैक्स। तो एम कितना था, एम एन कितना है 36, ई कितना है 1.5, और करंट मैक्सिमम कब होगा जब आर और एन आर बाई ये आपके बराबर होंगे। अभी अभी बताया था पीछे। तो आर की वैल्यू कितनी है, कैपिटल आर की 2 ओम, आर इक्वल टू एन आर बाई एम फॉर मैक्स करंट। तो आई मैक्स कितना आ गया, 2 पे 18, 15/10 समझ गए? तो ये आ गया 27 एम्पियर। समझ में आ गई बात? तो नंबर ऑफ रो, नंबर ऑफ कॉलम, एक रो में कितनी सेल, इस टाइप के सवाल आते हैं। करंट बाई चांस पूछ ले तो मैं करंट का फॉर्मूला ये लगा दूं, लेकिन आपसे पूछे मैक्सिमम करंट, तो मैक्सिमम करंट के लिए फॉर्मूला क्या है, आर एन आर बाई एम के बराबर कर दो। तो आर की वैल्यू गिवन है, एन आर बाई एम भी इसके बराबर कर दो। मेरी बात समझ में आ गई? हमने शायद छोटी सी गलती कर दी यहाँ पे, देखो एम एन ई इतना कर दिया, आर प्लस आर करना पड़ेगा ना यहाँ पे, आर प्लस एन आर बाई एम को भी आर कर देंगे। क्यों? क्योंकि ये इसके बराबर होता है। समझ गए? आई मैक्स निकालना हो तो ये करेंगे। तो आई मैक्स क्या हो जाएगा, 36 इंटू 1.5 आर प्लस आर 2R, और आर कितना था बेटा 2, तो 2 + 2 4, 4 9 36, तो 9 × 15/10, 5 × 15, 5 × 10, 27/2, 13.5 एम्पियर। मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया। आई मैक्स का फॉर्मूला था एम एन ई, आई मैक्स का फॉर्मूला था एम एन ई, और एम एन ई अगर फॉर्मूला है बटे में टोटल रेजिस्टेंस, तो ये इसके बराबर कर दूंगा तो आई आ जाएगा मैक्सिमम। ठीक है भाई? तो मिक्स ग्रुपिंग कैसे होती है, क्वेश्चन कैसे करना है, समझ में आ गया। नंबर ऑफ सेल्स जो गिवन होगी वो एम एन होगा। ये फॉर्मूला आपको याद करना पड़ेगा, आर इक्वल टू एन आर बाई एम। एन क्या था, एक रो में कितनी सेल्स हैं, एम एन नंबर ऑफ रो। ठीक है, इनसे एन और एम आ जाएगा, आई मैक्स निकालना है तो ये हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद हमारे पास कई बार क्या होता है, सीरीज कॉम्बिनेशन के अंदर बहुत सारी सेल्स होती हैं और कुछ सेल्स अपोजिट ऐड हो जाती हैं। सम सेल्स आर रॉन्गली कनेक्टेड। ठीक है, क्या इन सीरीज कॉम्बिनेशन some cells are wrongly connected. In series combination some cells are wrongly connected. अगर कुछ सेल wrongly connected हैं, जैसे मान लो in n cells m cells are wrongly connected, तो क्या होगा, 1 2 3 एंड सो ऑन। इस टाइप से मान लीजिए मेरे पास कुछ सेल्स हैं, EMF E इंटरनल में निकाल नीचे बना सकते हैं, ऊपर बना सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये मेरे पास n सेल्स हैं, हो गई, EMF E इंटरनल R। इसमें मैं कह देता हूं कि m सेल्स रॉन्गली कनेक्टेड है। m सेल रॉन्गली कनेक्ट का मतलब है उल्टी जुड़ी हुई है, जैसे 1, और इसके साथ मैं ये लेता हूं 2, एंड मैं कह देता हूं m सेल्स। समझ गए? तो टोटल सेल कितनी है n, उसमें से n उल्टी जुड़ी हुई है। उल्टी जुड़ने का मतलब, रॉन्गली कनेक्ट का मतलब है नेगेटिव से नेगेटिव, रॉन्गली कनेक्टेड। रॉन्गली कनेक्टेड का मतलब नेगेटिव से नेगेटिव। तो इसमें क्या होगा, सेल डिस्ट्रॉय हो जाती है, सेल डिस्ट्रॉय हो जाता है, उसका ईएमएफ कैंसिल हो जाता है। जैसे यहां ध्यान रखना है, जितनी सेल्स रॉन्गली कनेक्ट होंगी उससे डबल कैंसिल हो जाएंगी, या
जितनी सेल रॉन्गली कनेक्ट होंगी उतनी ही कैंसिल हो जाएंगी। कैंसिल हो जाने का मतलब है वो उतनी खराब कर देंगी या उतनी ही खराब हो जाएंगी। तो टोटल खराब सेल्स कितनी हो गई? 2m। m सेल अगर रॉन्गली कनेक्ट है तो 2m सेल्स खराब हो जाएंगी। इसका मतलब ये हुआ 4 सेल अगर उल्टी जुड़ी हुई है तो 8 खराब हो जाएंगी, 1 सेल अगर उल्टी जुड़ी हुई है 2 खराब हो जाएंगी, 3 है तो 6 हो जाएंगी। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। अब क्या करें भाई? अब अगर करें तो और कैसे क्या करें? मान लो ये एक्सटर्नल रेजिस्टेंस मैंने जोड़ दिया, ठीक है, तो मुझे यहाँ पे टोटल ईएमएफ निकालना है। टोटल ईएमएफ बताओ क्या होगा? टोटल सेल कितनी थी? n, तो n ही हो गया, माइनस कितनी सेल उल्टी जुड़ी हुई है? m, तो डबल खराब हो जाएंगी 2m। और टोटल रेजिस्टेंस, टोटल रेजिस्टेंस क्या होगा? सेल कितनी है? n। सेल उल्टी जुड़ने से रेजिस्टेंस पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो वही रहेगा, R प्लस NR। बात समझ में आ गई आपको? सेल उल्टी जुड़ने से कुछ नहीं होगा, टोटल वही रहेगा R प्लस NR। तो ये NR ये R, ठीक है। अगर कोई आपसे पूछे भाई करंट क्या होगा, तो करंट होगा I इक्वल टू, यहाँ से E अगर कॉमन लें तो n-2m हो गया, तो E n-2m डिवाइड बाई R प्लस NR। बात समझ में आ गई? En-2m R प्लस NR, ये मेरे पास करंट का फॉर्मूला। बेसिक चीज ध्यान देना है, अगर कुछ सेल रॉन्गली कनेक्ट होती हैं तो हम क्या करते हैं, उतनी ही सेल खराब कर देती है। वो 5 उल्टी जुड़ी हुई है, 10 खराब हो गई, तो n माइनस जितनी है उसका डबल। बात समझ में आ गई? इतना का फंडा आपको ध्यान रखना है। रॉन्गली कनेक्ट के लिए इस टाइप से सॉल्व होगा, ठीक है। ये सेल क्या हो रही है? चार्ज या डिस्चार्ज? डिस्चार्ज हो रही। ये बात मेरे ख्याल से समझ में आ गई। रॉन्गली कनेक्ट है तो क्या करेंगे? अगर हम एक क्वेश्चन लें, मान लो मेरे पास कुछ सेल्स हैं, इस टाइप से 10 वोल्ट 2 ओम, 10 वोल्ट 2 ओम, 10 वोल्ट 2 ओम, 1 2 3 और 4, 10 वोल्ट 2 ओम, और एक सेल रॉन्गली कनेक्ट है। समझ गए? और बेटा एक्सटर्नल रेजिस्टेंस दिया हुआ है 30 ओम। फाइंड करंट। यहां ध्यान देने वाली बात है कि वन सेल रॉन्गली कनेक्टेड, एक सेल गलत जुड़ी हुई है, तो करंट का फॉर्मूला क्या होगा? टोटल ईएमएफ बटे में टोटल रेजिस्टेंस। ध्यान दो, 1 2 3 4 5, कितनी सेल है? 5। फॉर्मूला अगर मैं लिखूं तो En-2m सिंपल, R प्लस NR, यही तो होता है। तो अगर हम देखें E कितना है? 10, N नंबर ऑफ सेल्स कितनी है? 5, माइनस उल्टी कितनी जुड़ी हुई है? 1, तो 1 गुना 2, R एक्सटर्नल कितना है? 30, N कितनी है? 5 सेल, 1 का कितना है? 2। मेरी बात समझ में आ रही? इसका फॉर्मूला हम याद कर सकते हैं, En-2m R प्लस NR। R प्लस NR तो पता है ना, टोटल इंटरनल प्लस में एक्सटर्नल, ये निकाल लेंगे। जितनी सेल उल्टी हो जुड़ जाएगा, आसान हो जाएगा ये। तो कितना हो गया? 10, 5 - 2 3, 30 प्लस 10 40, 3/4। तो बेटा करंट आ गया 0.75 एम्पियर। मेरे ख्याल से सेल अगर उल्टी जुड़ी हुई है तो सॉल्व करने में कोई किसी टाइप की परेशानी नहीं है, किसी टाइप की परेशानी नहीं होगी सॉल्व करने में, ठीक है। बात समझ में आ गई होगी, ठीक है भाई। जितनी सेल उल्टी जुड़ जाती है उसका डबल करके टोटल में से माइनस कर दो, ऐसा भी क्वेश्चन आ जाएगा। मान लो एक क्वेश्चन इसका लेते हैं चार्जिंग का।
मान लो मेरे पास एक बैटरी है जिसके अंदर कुछ सेल्स हैं, 1 2 3 सेल्स हैं, 4 वोल्ट 4 वोल्ट 4 वोल्ट, 1 ओम 1 ओम 1 ओम। एक बड़ी बैटरी है 120 वोल्ट की, और इंटरनेशनल ने इसको एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस के साथ जोड़ दिया। एक्सटर्नल कितना है? 20 ओम का। ठीक है, तो बड़ी बैटरी है, बिग बैटरी, चार्जिंग बैटरी है, ये आई निकालना है। तो ये बड़ी वाली बैटरी इसको चार्ज करके मैंने कंडीशन बताई थी कि पॉजिटिव से पॉजिटिव कनेक्ट होना चाहिए चार्जिंग के लिए। घर में इन्वर्टर की बैटरी होती है ना, तो पावर सप्लाई का पॉजिटिव पॉजिटिव से, नेगेटिव नेगेटिव से हो गया। इस केस में क्या फॉर्मूला होगा? वही फॉर्मूला, इसका ईएमएफ क्या मान लेते हैं? ई डैश। तो ई डैश माइनस इसमें से इसको माइनस, क्योंकि पॉजिटिव से पॉजिटिव कनेक्ट है तो रॉन्गली कनेक्ट है। रॉन्गली कनेक्ट का मतलब होता है नेगेटिव से नेगेटिव या पॉजिटिव से पॉजिटिव। दोनों ही केस क्या होते हैं? रॉन्गली कनेक्ट। रॉन्गली कनेक्ट का मतलब पॉजिटिव से पॉजिटिव, नेगेटिव से नेगेटिव। ठीक है, तो ये हो गया ई डैश माइनस, इसका टोटल कितना है? एन ई बटे में आर प्लस एन आर। बात समझ आई? एक्सटर्नल बैटरी का ईएमएफ काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक्सटर्नल सोर्स का ईएमएफ माइनस में जिसको चार्ज करना है उसका एन ई, आर प्लस टोटल रेजिस्टेंस। ठीक है, तो बेटा आई क्या होगा? ई डैश 120 माइनस एन, एन कितनी है? 1 2 3 सेल, 3 गुना ई कितना है? 4 बटे में आर कितना है? 20 जमा में एन कितना है? 3, एक का कितना है? 1। बात समझ में आ गई? तो ये हो गया आई 120 माइनस 12 बटे में 20 जमा 3 23, 120 माइनस 10 110, 108 बटे 23। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये कितना हो गया? 20 चौक 80, 23 चौक 92, 4 92, 8 8 16, ये जाएगा 7 पे 4.7 एम्पियर अप्रोक्स। चेक कर लेना आप कैलकुलेशन। तो ये मेरे पास करंट आ जाएगा। तो मैं जिस टाइप बता रहा था, सेल डिस्चार्जिंग होती है, रॉन्गली कनेक्ट तो कैसे करेंगे, और बड़ी बैटरी से चार्ज हो रही हो तो बड़ी बैटरी के ईएमएफ में से इन सबको माइनस कर देंगे। ठीक है, सॉल्व हो जाएगा। टोटल ईएमएफ टोटल रेजिस्टेंस, एक्सटर्नल माइनस जो चार्ज हो रही है वो। ठीक है, बात समझ में आ गई होगी। तो ग्रुपिंग ऑफ आइडेंटिकल सेल्स, सीरीज कॉम्बिनेशन, पैरेलल कॉम्बिनेशन, मिक्स ग्रुपिंग, और सीरीज कॉम्बिनेशन में कुछ रॉन्गली कनेक्ट हो तो क्या करें, इस टाइप से। ठीक है, प्रैक्टिस कीजिएगा। कल का हमारा टॉपिक होगा ग्रुपिंग ऑफ सेल्स विच आर डिफरेंट, डिफरेंट सेल की कॉम्बिनेशन कैसे होगी। अगर आपको लेक्चर पसंद आया हो तो सब्सक्राइब कीजिए, अपने फ्रेंड से करवाइए, और क्या वो थ्रू आउट द ईयर वीडियो लेक्चर आपके पास आते रहे, नोटिफिकेशन आता रहे, उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और +1 के लेक्चर भी अवेलेबल हैं। थैंक यू।